नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और खुशनुमा मौसम के बीच पश्चिमी यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हुआ। शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई और आंकड़ों की बात की जाए तो करीब 60% मतदान हुआ है। 60% से ज्यादा रहा ये, जो पिछले साल विधानसभा चुनाव की तुलना में कम बताया जा रहा है। 2017 में 64.5% वोटिंग हुई थी इन 58 सीटों पर, जबकि इस बार ये लगभग 61% रही। सवाल है कि पहले चरण का मतदान प्रतिशत क्या संकेत दे रहा है? कम मतदान से किस दल को फायदा और किसे नुकसान होगा? इसी पर आज हम डिबेट करेंगे कि कम मतदान किसका नफा, किसका नुकसान। यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का महासंग्राम संपन्न हो गया। 10 जिलों की 58 सीटों पर करीब 62% मतदान हुआ। पहले चरण के रण के बाद सभी दल अपनी अपनी जीत और बढ़त के दावे कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक माहौल ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ दिनों में काफी बदलाव देखने को मिला है और ऐसा लगा लोग अब ठीक ठाक भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, सरकार बढ़िया बनेगी। मतदान ऐसे समय में हो रहा है जब मौसम खुशनुमा है। ऐसे में माना जा रहा था मतदान का प्रतिशत पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर 70% को छू सकता है, लेकिन चुनाव आयोग की तमाम जागरूकता के बाद भी काफी लोग मतदान करने नहीं पहुंचे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी वो किसी जाति को नाराज बताता है भाजपा से, कभी किसी और जाति को नाराज बताता है। बेटियां तो सबकी समान होती हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा तो सब लोग चाहते हैं, बिजली तो सब लोग चाहते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवा तो सब लोग चाहते हैं। आशंका जताई जा रही है कि कोरोना के चलते लोगों ने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ जाने में परहेज किया। पहले चरण के लोगों को बधाई। में क्या मानते हैं सर आप? कल चुनाव भारतीय जनता पार्टी का सूरज हमेशा के लिए पश्चिम में डूब गया है और पश्चिम के लोगों ने जो ऐतिहासिक फैसला दिया है ये आखिरी तक जाएगा, गाजीपुर और बलिया तक। अब सवाल है कि 2017 की तुलना में हुआ कम मतदान क्या संकेत दे रहा है? इससे बीजेपी को फायदा होगा या विपक्ष को? ये तो 10 मार्च को पता चलेगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए अब जिलेवार समझने की कोशिश करते हैं कि किस जिले में किस सीट पर ज्यादा वोटिंग हुई है पिछले 2017 के मुकाबले और कहां पर वोट प्रतिशत कम हुआ है। सबसे पहले बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा, जहां पर छाता विधानसभा सीट 64.55% यहां पर वोटिंग हुई है। पहले चरण में कल इतने फीसदी लोगों ने मतदान का इस्तेमाल किया है। मांड की बात कर ले 65.10% मतदान यहां पर हुआ है। मथुरा में 2017 के मुकाबले मतदान थोड़ा ज्यादा जरूर नजर आया। गोवर्धन में 66.75% वोटिंग हुई है। मथुरा के ही अगली सीट की बात कर लेते हैं। बात हम कर लेते हैं मथुरा शहर सीट की। 57.33% मतदान मथुरा शहर सीट पर। और ये मथुरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की अब बात कर लेते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। ये मुजफ्फरनगर का बुढ़ाना, जहां पर 67.69% मतदान कल हुआ है पहले चरण में। अगले सीट का रुख कर लेते हैं, जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं चरथावल पर। यहां पर भी 66.34% वोटिंग हुई है। इतनी फीसदी लोगों ने मतदान किया है। जो 2017 की बात करें तो मतदान की जो प्रतिशत है वो कम हुआ है। पुरकाजिन 63.63% लोगों ने यहां पर वोटिंग की है। वहीं मुजफ्फरनगर सीट पर 61.39% लोगों ने मतदान, यहां पर मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल 58 सीटों की बात की जाए तो मतदान प्रतिशत कम हुआ है। ये अपने आप में एक थोड़ा समझने वाली बात यह है कि इससे किसे नफा और किसे नुकसान हो रहा है। हमारे 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मनोज रघुवंशी जी हैं और हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौधरी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के। सृष्टि कश्यप सिंह हैं प्रवक्ता कांग्रेस की ओर से। मनोज रघुवंशी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास आऊंगी संजय जी। कल जब वोटिंग खत्म हुई उसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए, उन्होंने कहा कि 58 में से इस बार हम 54 ले जा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, 54 या अगल बगल कुछ और? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जो पहला फेज है इसमें बहुत बेहतर किया है। जैसा पहले लोग अनुमान लगा रहे थे उस अनुमान को उलटते हुए जी, एक कड़े मौसम में, जिस मौसम में सामान्यतः फरवरी में इतनी जाड़ा कभी नहीं होता है, लोगों ने निकल कर और खास तौर से महिलाओं ने, नौजवानों ने, गरीबों ने जिस प्रकार से वोट किया है उस आधार पर
हमारे सेंट्रल ऑफिस में जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने बेहतर प्रदर्शन के आधार पर निश्चित रूप से पिछले वाले आंकड़े को पार करेगी और एक बेहतर सरकार के साथ उत्तर प्रदेश में पिछले बार के मुकाबले थोड़ा कम है, तो आप थोड़े निराश लग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मौसम का जिक्र कर रहे हैं, कोई निराशा है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि इतने खराब, मतलब बहुत ज्यादा जाड़ा था। फरवरी में इतना जाड़ा नहीं होता, उसके बावजूद लोगों का निकलता ये इनफैक्ट मौसम तो बहुत अच्छा था। राजनीतिक दलों ने गर्मी, सर्दी, चर्बी, कंबल सब लाने की कोशिश की, लेकिन कल का मौसम तो बहुत ही अच्छा था। वोट प्रतिशत उस हिसाब से नहीं दिखा। सृष्टि कश्यप, आपका क्या दावा? हमारा बहुत क्लियर, जनता निकलेगी और जनता ने जो कल वोट अपना कास्ट किया है उसने उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे अपना वोट दिया है, उत्तर प्रदेश की महंगाई पे वोट दिया है और उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा पे वोट दिया, हमारे किसानों के ऊपर हुए अत्याचार पे वोट दिया है, जिसका हमें सीधा सीधा परिणाम 10 मार्च को पता चल जाएगा और आगे आने वाले जो फेसेस है उसमें भी पता सबसे ज्यादा पहले चरण के वोटिंग में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवारों को आपने उतारा। कुल 14 कैंडिडेट, महिला कैंडिडेट कांग्रेस की ओर से चुनाव मैदान में थी, और ऐसे में क्या लग रहा है कि ये फॉर्मूला हिट साबित होगा या नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने 40% की बात की, वो वादा हमने निभाया अपने लिस्ट में और हमने वो उन्हें जनप्रतिनिधि बना के आपके समक्ष उतारा, आपके बीच उतारा, और उन्हें चुनना ये हमारी जनता की जिम्मेदारी है कि उन्हें एक बेहतर राजनीतिक विकल्प चाहिए, उन्हें एक राजनीति को बेहतर दौर में ले जाने की कोशिश करनी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का परिवर्तन बहुत जरूरी है और ये हम सब मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव बहुत जरूरी है, जहां हम जाति धर्म से हटकर तो ये बदलाव वाली वोटिंग आपको लगी? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखिए, बदलाव वाली वोटिंग लगी आपको? देखिए, वोटिंग का हमें फाइनल रिजल्ट 10 मार्च को ही पता चलेगा, लेकिन कल जो वोट वहां निकले और कल आप लोगों ने भी जो कवरेज की है और बाकी चैनल्स ने भी जो कवरेज की है, जब महिलाओं से पूछा गया तो उन्होंने अपने सशक्तिकरण की बात की, उन्होंने ठीक है, मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, आपको ये बदलाव वाली वोटिंग लगी? पहले चरण का मतदान जो फीसदी, उसे देखकर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अब बदलाव वाली वोटिंग, जब वोटिंग बहुत ज्यादा होती है तब तो लोग ये सीधा सीधा कह देते हैं कि बदलाव के लिए वोटिंग है। कम में, मतलब मौसम कोई इतना खराब नहीं था, बहुत बढ़िया था, मैं भी वोट देने गया था और बहुत ही खिली हुई धूप थी, मतलब बहुत अच्छा था। कोरोना की भी कोई चिंता नहीं थी, सब लोग बड़े, मतलब इस समय सब जानते हैं कि ओमिक्रॉन की वेव बिल्कुल फरवरी के एंड तक तो पूरे देश से ही खत्म हो जाएगी, केवल मास्क रह जाएगा। चुनाव आयोग ने बेहतरीन इंतजाम भी कर रखे थे, जगह जगह पर जो कोविड पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए भी इंतजाम किया गया था ताकि वो भी अपना वोट डाल सके। बहुत। अब सवाल ये है कि वोटिंग जो कम हुई है उसका मतलब क्या है? जब वोटिंग बहुत बम्पर ज्यादा होती है तब तो मतलब ज्यादा आसान होता है। जब वोटिंग कम है तो अब देखिए, बीजेपी अगर मान लीजिए शहर में कम है वोटिंग, तो बीजेपी की ज्यादा ताकत शहर में होने की वजह से एक चिंता तो है बीजेपी के लिए कि वोटिंग कम होना कहीं उनके लिए कोई चिंता का सवाल तो नहीं खड़ा कर रहा है। और दूसरे ये कि मतलब जैसे अब मथुरा शहर में और मथुरा की कंस्टिट्यूंसीज में, मतलब तो चलिए माठ और छाता में तो 64-65% हो गई, लेकिन मथुरा शहर में 57% या उसके नजदीक होना जो मुझे याद रह गया आपकी बात से। तो आप इसको बीजेपी के लिए चिंता का विषय बता रहे हैं। संजय चौधरी जी, आप बताइए, शहरों के मतदाता आखिर क्यों आप लोग नहीं उन्हें खींच पाते हैं पोलिंग बूथ तक? हम गाजियाबाद की बात कर ले, नोएडा की बात कर ले, मथुरा शहर की बात कर ले, वहां पर 60 से ऊपर तो जा ही नहीं पाता है पोलिंग परसेंटेज, और कहते हैं कि शहरी मतदाता खासकर बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जागरूक नहीं हो पाए अभी भी। देखिए, अभी तक का जो पैटर्न है यूपी में इलेक्शन का, उसमें दो चीजें एकदम तय हैं। एक तो शहरी वोटर कंपैरेटिवली कम निकलता है और देहात का वोटर ज्यादा निकलता है, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। और दूसरा, जब और देहात का वोटर किसके साथ जा रहा है? नहीं, मैं जो कह रहा हूं उसको आप, और दूसरा एक जो फैक्ट है कि जब लोग चेंज के लिए रिएक्शन में वोट देते हैं तो वोटिंग परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है। ये दोनों जो हमारे पास फीडबैक आ रहे हैं वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि लोग, लेकिन संजय जी, हमारे पास इसका अपवाद भी है। संजय चौधरी, अपवाद भी है हमारे सामने। मध्य प्रदेश में जब पिछली बार शिवराज सिंह चौहान वो वापस आए थे तो 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। वेस्ट बंगाल में भी हाल ही में ममता बनर्जी वापस आती है, 70% से ज्यादा वोटिंग। लेकिन जब अगर हम उपचुनाव की बात करें, लोकसभा उपचुनाव की, गोरखपुर की बात कर ले या फूलपुर की, तो वहां पर कम वोटिंग हुई लेकिन सत्ता पक्ष के लोग हार गए।
नहीं, लेकिन यूपी का जो पैटर्न है, देखिए जो जहां जहां चुनाव हुए हैं उसके 3 हिस्से हैं। आगरा और मथुरा एक हिस्सा है, और जो नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, और जो गाजियाबाद है वो दूसरा हिस्सा है, और बीच का मेरठ के आसपास के इलाके का जो तीसरा हिस्सा है। इन ठीक तीनों है, ही ठीक है, हिस्सों का चलिए नेचर इंतजार अलग करते हैं, अलग है। इंतजार और करते हैं 10 मार्च का, और नतीजे साफ हो जाएंगे। सबके दावे हैं, और यही दावा बीजेपी की तरफ से भी है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी, कांग्रेस की तरफ से भी, कि जो वोटिंग हुई है उनके पक्ष में हुई है। देखते हैं किसके दावे में ज्यादा सच्चाई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। सबसे पहला काम हमने यहाँ पर कानून और व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने का काम किया है। ठीक, डकैती के अंदर 5 साल में 72% की कमी आई, लूट में 62% की कमी आई, हत्या में 31% की कमी आई, अपहरण में 29% की कमी आई है। माताओं, बहनों, भाइयों, इतनी सारी बहनें माताएं यहां बैठी है, बलात्कार में 50% की कमी लाने का काम योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अखिलेश जी, हमने उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त कराया। यहाँ कानून और व्यवस्था गरीब आदमी जी सके इस प्रकार की बनाई। गत चुनाव में हमने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, कोई माफिया की हिम्मत नहीं होगी मेरे गरीब भाई बहन की जमीन कब्जाए। हमने भू माफियाओं की नकेल कसने के लिए एक स्क्वाड बनाया, और योगी जी ने 2000 करोड़ से ज्यादा की जमीन को ये भू माफियाओं से मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मुझे एक बात बताओ भाई, जो पार्टी परिवारवाद के आधार पर चलती हो, इसमें मेरे युवाओं आपको मौका मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नेताजी के बाद अखिलेश जी आए, अखिलेश जी के बाद कोई और जी आ जाएंगे, उनके बाद कोई, आप तो वहीं के वहीं रह जाओगे। है कि नहीं? है कि नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां परिवारवाद को कोई स्थान नहीं है, जिसमें दमखम होता है, देश के प्रति भक्ति होती है, वो यहां आकर नेता बनने के लिए लायक माना जाता है। मित्रों, लायक माना जाता है। कितने सारे भ्रष्टाचार करने का काम ये अखिलेश यादव की सरकार ने किया था। अभी चुनाव शुरू होने से पहले एक समाजवादी इत्र वाले हैं, उनके यहां रेड हो गई। मित्रों, इतना पैसा निकला कि ये पूरा मंच को अलमारी बना देना तो खींचो खींच बढ़ जाए, इतना पैसा निकला। अब मुझे बताओ भाई, इतना बेनामी पैसा रखने वाले को पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए? जोर से बोलो भाई, पकड़ना चाहिए या नहीं पकड़ना? अखिलेश बाबू के पेट में मचलन होने लगी, मोदी जी क्यों रेड कर रहे हैं? अरे भाई, ये तो बताओ, ये आपके क्या लगते हैं? अखिलेश बाबू, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। जो टैक्स नहीं भरेगा, भ्रष्टाचार से धन इकट्ठा करेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा। और इसीलिए आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश, ये सपा बसपा बसपा सपा, उत्तर प्रदेश को देश की 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? भाई मोटा भाई करे बगैर मैं बोलता हूं, वो बताओ। अखिलेश 7वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़कर गए थे। कौन से नंबर की? जोर से बोले, कौन सी? अब 5 ही साल में मोदी जी और योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 7वें नंबर से
दूसरे नंबर पर लाने का काम कर दिया है 5 ही साल में। और एक 5 साल दे दो, हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएंगे मित्रों, 1 नंबर पर ले जाने का हमने तय किया है कि 5 साल में उत्तर प्रदेश के हर नागरिक की आय को 2 गुना करेंगे। 10 लाख करोड़ का निवेश लाकर यहां रोजगारी का निर्माण करेंगे और ढेर सारी चीजों को हमने किया है मित्रों। हमने जातिवाद को समाप्त किया है। सपा की सरकार आती थी, एक जाति का काम करती थी। बसपा की सरकार आती थी, दूसरी जाति का काम करती। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विश्वास कर उत्तर प्रदेश के सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है मित्रों, सभी गरीबों के कल्याण का काम किया है। मैं आपको बताने आया हूं मित्रों, 70 साल तक एक कांग्रेस की सरकार चली, मगर यहां पर गरीबों का कोई काम नहीं हुआ। सपा बसपा सपा बुआ भतीजे की सरकार चली, मगर कुछ काम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने ये 5 ही साल में 1,67,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर देने का काम किया है मित्रों, गैस का सिलेंडर देने का। और 1,67,00,000 माताओं को जो गैस का सिलेंडर दिया है, फिर से भाजपा सरकार बना दो, होली और दिवाली पर 1-1 सिलेंडर मुफ्त देने का काम हम करने वाले हैं मित्रों, 1-1 सिलेंडर। मैंने घोषणा पत्र घोषित किया। घोषणा पत्र में योगी जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम गरीब बच्चियों को स्कूटी देंगे, तो अखिलेश ने कहा हम वो स्कूटी में पेट्रोल भराएंगे। भैया अखिलेश, इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम जीतेंगे, हम स्कूटी देंगे, बाद में आप इसमें पेट्रोल डलाओगे। अरे जिसके पास स्कूटी ही नहीं है, इसमें पेट्रोल कैसे डलाओगे अखिलेश बाबू। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आगे उच्च शिक्षा में प्रवेश करने वाली सभी गरीब बच्चियों को मुफ्त में स्कूटी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2 करोड़ 61 लाख माताओं को सम्मानित करने का काम दूसरे चरण की जोर आजमाइश देख रहे हैं आप। शाहजहांपुर से अमित शाह इस वक्त जो लगातार यही दावा कर रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है, इससे पहले विकास का काम कुछ हुआ नहीं। अरे बोलो, जोर से आती थी, ये सपा बसपा के राज में आती थी। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने शहरों में 24 घंटा और गांवों में 22 घंटा बिजली पहुंचाने का काम किया है मित्रों। हमने हर किसान को अपनी फसल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली देने का वादा किया है। भाजपा की सरकार बना दो किसान मित्रों, 5 साल तक कृषि का कोई भी बिल आपको भरना नहीं पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है मित्रों। 42 लाख गरीब परिवारों को हमने घर देने का काम किया है। कितने? 42 लाख। और हम कह रहे हैं कि 5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद यूपी के हरेक गरीब को एक घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी समाप्त कर देगी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने पीएम किसान सम्मान योजना में 2 करोड़ 54 लाख लोगों को, 2 करोड़ 54 लाख किसानों को हर साल 6,000 रुपया भेजा है। अब तक
37,521 करोड़ रुपया कोई बिचौलिए के बगैर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ भाई, मुझे बताओ, ये जो जम्मू कश्मीर है, ये तिलहर वाले क्या चाहते हैं? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हट जानी चाहिए थी या नहीं हट जानी चाहिए? मोदी जी इसको हटाने का बिल लेकर आए, अखिलेश, बहन जी सब खड़े हो गए। क्यों हटाते हो? कांग्रेस खड़ी हो गई, राहुल बाबा भी खड़े हो गए, वो तो कई बार ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा क्यों हटाते हो? अरे क्यों न हटाए? आप किससे डरते हो अखिलेश बाबू? किससे डरकर धारा 370 बताना चाहते हो? आप आपकी वोट बैंक के कारण डरते हो। हम नहीं डरते हैं, हम भारत मां के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी देश में। अरे अखिलेश बाबू, किसको धमकी देते हो आप? खून की नदियां छोड़ो, किसी ने कंकर चलाने की हिम्मत नहीं करी, कंकर चलाने की। और आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को हमारे संविधान से उखाड़ कर फेंक दिया है और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। माताओं, बहनों, भाइयों, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया।